हवाओं से कह दो कि अपने औकात में रहे, हवाओं से कह दो कि अपने औकात में रहे, हम पैरों से नहीं हौसले से हुआ करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल DS एजुकेशन पॉइंट में। आज के वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, इससे पिछले वीडियो में हम लोग 4 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप पहले जाकर उस 4 अभिक्रियाओं को देख लीजिए, उसके बाद इस अभिक्रिया को यानी 5वें अभिक्रिया को देखिएगा, ठीक है। तो हमारा 5वां अभिक्रिया है विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम डिफिनेशन देते हैं। यह मेरा पहला डिफिनेशन है, यानी इसमें हम 2 डिफिनेशन दिए हुए हैं, एक पहला एक दूसरा। तो पहला हम डिफिनेशन देखते हैं क्या है। तो विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। यानी इसमें क्या कर दिया जाता है, किसी परमाणु को चाहे परमाणु को समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापित कर देने का अर्थ हुआ कि उसको उस जगह से हटा देना और स्वयं उसके जगह पर पहुंच जाना, ठीक है। तो देखिए, एक डिफिनेशन है, सेकंड डिफिनेशन है मेरा। देखिए, दूसरा डिफिनेशन भी देख लीजिए। और आपको दोनों में से जो डिफिनेशन अच्छा लगेगा आप उसी का यूज कीजिएगा, यानी कि आप उसी को याद कीजिएगा। तो विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। जब लोहे की कांटी को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तब लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। जैसे एग्जांपल देखिए, यह मेरा लोहा है और यह कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है। तो जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालिएगा तो ये लोहा क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, यानी यहाँ से क्या कर देगा, इसको हटा देगा, यानी कि विस्थापित कर देगा और स्वयं इसके जगह पहुंच जाएगा। तो जब लोहा इसको हटा देगा तो इसके जगह पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, ये FeSO4, यानी कि यहाँ पर FeSO4 बना हुआ है, ठीक है। और जो कॉपर है इसको तो हटा दिया तो यह अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि विस्थापित का अर्थ होता है कि उसके स्थान से हटा देना, ठीक है। नहीं, तो देखिए डिफिनेशन इसीलिए लिखा गया है, विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, देखिए अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, नहीं करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है। तो अब प्रश्न होता है कि आप कैसे समझिएगा कि अधिक क्रियाशील तत्व कौन है और कम क्रियाशील तत्व कौन है। जैसे इसी में देख लीजिए, यहाँ पर लोहा है, यहाँ पर कॉपर है, तो आप कैसे समझिएगा कि लोहा अधिक क्रियाशील है कि कॉपर अधिक क्रियाशील है। नहीं, अब इसमें आपको सस्पिशन हो जाएगा कि कॉपर अधिक क्रियाशील है कि लोहा अधिक क्रियाशील है। नहीं, इसमें देखिए जिंक है और कॉपर है, तो आपको मालूम चलेगा तब ना, पहले जानिएगा तब ना कि जिंक और कॉपर में कौन अधिक क्रियाशील है। तो ये चीज आपको पता नहीं है कि हम कैसे जानेंगे कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप पहले इस वीडियो को यहीं पर रोकिए और उस वीडियो को यानी कि क्रियाशील तत्वों के श्रेणी को पहले जानिए, उसके बाद इस पर आप आइएगा, ठीक है। उसमें काफी आसान तरीका से अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील तत्वों के बारे में समझाया गया है, ट्रिक के साथ समझाया गया है। दूसरे एग्जांपल देते हैं। जब जिंक के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट से कॉपर को जिंक विस्थापित कर देता है, यानी कि जिंक क्या करता है, जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालिएगा तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को यानी कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी कि इसको यहाँ से हटा देगा और स्वयं उसका स्थान ले लेगा। तो देखिए, जब कॉपर यहाँ से हट जाएगा तो जेड यहाँ पर चला तो ZnSO4 हो जाएगा। तो Zn यहाँ SO4 है, Cu को छांट दिया गया है, हटा दिया गया है, तो Cu अलग हो गया, ठीक है। हमारा छठा अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम डिफिनेशन को, ये मेरा डिफिनेशन क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक तो आयनों का अदला बदली करके 2 नए यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया आयन, तो पहले हम समझ जाता है कि ये आयन क्या होता है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आयन इंग्लिश भी आयन और हिंदी भी आयन होता है। ये आयन होता है ना, ये आपके 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव आयन, ये क्या होता है, पॉजिटिव आयन, और दूसरा होता है नेगेटिव आयन, ठीक है। पॉजिटिव आयन को शॉर्ट में प्लस से V लिख दीजिए और नेगेटिव आयन माइनस देकर V लिख दीजिए। यानी पॉजिटिव आयन
यानी कि प्लस और एक माइनस। आयन किसे कहते हैं? तो बोलिएगा आवेशित कण को आयन कहते हैं। कोई पूछेगा आपको कि आयन किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि आवेशित कण को आयन कहते हैं। अब आवेशित कण क्या होता है, जैसे समझिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हम आपसे पूछे कि H है, ठीक है, यह किस रूप में अभी है, अणु के रूप में है कि परमाणु के रूप में है कि आयन के रूप में है, तो आप इसे बोलिएगा कि यह सर अभी परमाणु के रूप में है, ठीक है। अगर हम इसको H2 लिखते तो आप कहते हैं कि सर यह अणु के रूप में है, ठीक है, तो यह परमाणु के रूप में हुआ, यह अणु के रूप में हुआ। और प्रश्न उठता है कि आयन के रूप में कैसे होता है, तो देखिए आयन दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। जैसे हाइड्रोजन, H से होता है हाइड्रोजन, और इसमें हम प्लस लगा देंगे तो यह क्या पढ़ाएगा, हाइड्रोजन आयन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, हाइड्रोजन आयन। और इसमें हम माइनस लगा देंगे तो यह हो जाएगा हाइड्राइड आयन, ठीक है। तो यह होता है आयन। आयन किसे कहते हैं, तो बोलिएगा आवेशित कण को आयन कहते हैं, ठीक है। आयन कितने प्रकार के होते हैं, तो आयन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव आयन और दूसरा होता है नेगेटिव आयन, यानी कि प्लस और एक माइनस, ठीक है। तो H है जो परमाणु के रूप में है, H2 है जो अणु के रूप में है, और H प्लस है जो आयन के रूप में है, H माइनस है तो भी आयन के रूप में, यानी कि हाइड्राइड आयन है, ठीक है। और हम N को प्लस दे दिए, इसको आप क्या पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा सोडियम आयन, ठीक है। अब Cl है, इसमें माइनस दे दिए, आप इसको क्या पढ़िएगा, क्लोराइड आयन। देखिए इसका एक ट्रिक है, आप कैसे समझिएगा कि सर आप प्लस में जैसे सोडियम आयन पढ़ना है, इसमें माइनस से तो क्लोराइड आयन पढ़ना है। देखिए इसका एक ट्रिक है कि अगर जिस पर प्लस हो ना उसका नाम लेकर, उसका नाम लिखकर आयन जोड़ दिया जाता है। जैसे सोडियम है, सोडियम लिख दिए, इसमें आयन जोड़ दिया सोडियम आयन, यानी कि प्लस वाले के लिए। अब माइनस वाले के लिए क्या किया जाता है, इसका नाम लिखकर आयन लिखकर आयन जोड़ा जाता है। जैसे क्लोरीन हो गया, अब प्लस इसमें क्या लिखना है, आयन जोड़ना है, तो क्लोराइड हो गया और आयन जोड़ दीजिए, क्लोराइड आयन, यानी प्लस वाले में उसका नाम लिखकर आयन जोड़ दीजिए, उसका नाम आ जाएगा। अब माइनस वाला में क्या किया जाता है, उसका नाम लिखिए प्लस उसमें आयन लीजिए, यानी कि आयन को जोड़िए और फिर उसमें आयन जोड़ दीजिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन था, उसमें आयन जोड़ेंगे तो हाइड्राइड हो जाएगा, फिर आयन को जोड़ना ही है, ठीक है। अब आते हैं अपने डिफरेंशियल की ओर। तो डिफरेंशियल में क्या दिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उभय विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है, इसमें दो यौगिक के ऊपर आयनों का अदला बदली, इसमें क्या होता है, आयनों का अदला बदली होता है, यानी कि प्लस माइनस का अदला बदली होता है। आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, इसमें सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट है कि विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन डालने पर, जब उसमें सोडियम क्लोराइड का विलयन डालिएगा तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनते हैं, तब आपको क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। सिल्वर क्लोराइड अक्षय के रूप में प्राप्त होगा, या अक्षय के रूप में यानी कि ठोस के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए, अब यहाँ पर देखिए दो यौगिक दिया हुआ है, इसमें क्या होता है, आयनों का अदला बदली होता है। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोरीन के साथ है और सिल्वर नाइट्रेट के साथ है, इसमें क्या होगा, आयनों का अदला बदली हो जाएगा। यानी कि देखिए सोडियम है ना, तो ये तो देखिए अब प्लस वाला किसको, प्लस वाला माइनस वाला से संपर्क करेगा, ठीक है। एंड जब देखिए प्लस प्लस आपस में जुड़ता है, जुड़ेगा कभी नहीं जुड़ेगा। जब देखिए जब दो तार को प्लस वाला में प्लस वाला आप सताइएगा क्या करता है, शॉर्ट मार देता है, नहीं तो कभी ऐसा नहीं कीजिएगा कि प्लस वाले को प्लस वाला से मिलाइएगा, नहीं तो प्लस वाला किससे मिलेगा, माइनस वाला से, तो ए ने किससे मिलेगा, NO3 से, ठीक है। अब फिर यहाँ क्लोरीन है, माइनस वाला किसके साथ मिलेगा, तो प्लस के साथ मिलेगा। तो यहाँ देखिए ये जो है प्लस वाला है, और यह किसके साथ है, अभी नाइट्रेट के साथ है, तो अपने आयनों का अदला बदली कर लेगा, यानी कि क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड। और फिर यह सोडियम देखिए प्लस है, अब ये किसके साथ आएगा, तो माइनस के साथ आएगा, तो क्या बना लेगा, NO3 बना लेगा। यानी देखिए इसमें क्या हो रहा है, आयनों का अदला बदली हो रहा है, यानी कि देखिए सोडियम प्लस प्लस है और क्लोरीन के पास माइनस है, सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन को हटा देगा और NO3 को अपने पास ले लेगा, ठीक है। अब Ag क्या करेगा, NO3 को हटाकर Cl को ले लेगा, यानी कि इसमें क्या हुआ, अदला बदली हुआ, नहीं तो ये था हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। और सातवां है अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया का हम यहाँ पर डिफिनेशन लिखे हुए हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, यानी जिसमें अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल, यानी जिसमें प्रतिफल क्या होना चाहिए, ठोस के रूप में विलयन से क्या होना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, ठीक है। इसी का मैं सेकंड डिफिनेशन दिया हूं, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलिएगा, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम लोग उदाहरण के सहायता से जानते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है,
ठीक है, देखिए यानी कि सोडियम क्लोराइड है यहाँ पर और यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट है। जब सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया जब हम सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं तो हमारा क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है, तो जो यह सिल्वर क्लोराइड जो आपको मिलेगा ना, यह एक ठोस के रूप में मिलेगा, यानी कि अवक्षेप के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये 3 का चिन्ह दिखाता है कि जो विलयन है ना, जो एजिस जो सीएल है, यह ठोस रूप में मिलेगा। ठीक है, अगर यह ऊपर की ओर रहता तो यह गैस के रूप में होता, नहीं, और नीचे की ओर तीर दिखा रहा है, इसका अर्थ हो गया कि यह सिल्वर जो क्लोराइड है ठोस के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से समझते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया को। तो अवक्षेपण अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। देखिए इधर वाले तीर के बाएं भाग को हम अभिकारक बोलते हैं और दाएं भाग को हम प्रतिफल यानी उत्पाद बोलते हैं। तो जो प्रतिफल जो हमारा प्राप्त होगा वह किस रूप में प्राप्त होगा, ठोस के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, और दूसरा क्या डिफरेंस है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया हम सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बनता है, नहीं, और जो सिल्वर क्लोराइड जो बनता है यह ठोस के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, 8वां हमारा है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखिए वैद्युत अपघटन वैसी अभिक्रिया है, क्या बोलेगा, वैद्युत अपघटन वैसी अभिक्रिया है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जिसमें क्या करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपघटित हो जाती है, वो अपघटित हो जाती है यानी कि टूट जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल क्या दिया हुआ है, द्रवित सोडियम क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड अपघटित हो जाता है। इसमें सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है। देखिए सोडियम क्लोराइड है, जब इसमें क्या कीजिएगा, विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, अपघटित हो जाता है यानी कि टूट जाता है। तो टूटेगा किसमें टूटेगा, तो सोडियम प्लस क्लोरीन में टूट जाता है। तो सोडियम धातु जो प्राप्त होता है वो कैथोड पर, और क्लोरीन जो धातु है यह प्राप्त होता है आपका एनोड पर। ठीक है, देखिए यह समीकरण संतुलित नहीं है। कैसे, देखिए यहाँ पर क्लोरीन का 2 परमाणु है, यहाँ पे एक ही परमाणु है, यानी इसको हम क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ 2 बैठा देंगे, जब 2 बैठाएंगे तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 हो जाएगा और सोडियम की परमाणु संख्या भी 2 हो जाएगा। हमको यहाँ भी 2 बैठा देना है। ठीक है, चलिए इसका सेकंड एग्जांपल देखिए। जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल अपघटित होकर H2 और O2 देता है, यानी जल से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, यानी जब जल से हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह क्या होगा, वह हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो प्राप्त होगा किस पर, कैथोड पर, और ऑक्सीजन जो प्राप्त होगा एनोड पर। ठीक है, तो देखिए यह समीकरण संतुलित नहीं है। कैसे, देखिए यहाँ हाइड्रोजन में 2 परमाणु है, यहाँ भी हाइड्रोजन में 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के यहाँ 1 परमाणु है, यहाँ पर 2 परमाणु है। ठीक है, यानी कि समीकरण में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के परमाणु को समान करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बैठा देंगे। तो जब यहाँ 2 बैठाएंगे तो ऑक्सीजन में 2 परमाणु हो जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 गुना हो गया, तो यहाँ 4 हो गया, नहीं, जो 4 इधर तो हम 4 करना होगा, यहाँ 2 से गुना करना। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।